हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था टाइप्स ऑफ कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन, ओके, और उस पर कई सारे हमने क्वेश्चंस किए थे और एक चीजें बच गई थी, वो क्या थी? ऑब्लिक कॉलिजन। तो आज हम लोग ऑब्लिक कॉलिजन से स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्लिक कॉलिजन को पढ़ने के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो वो क्या चीजें, आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहले ऑब्लिक कॉलिजन में रिकैप करा दूं, ऑब्लिक कॉलिजन क्या था कि जब लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में हो, डिफरेंट डायरेक्शन में हो, तो उस तरह के कॉलिजन को हम लोग क्या कहते थे? ऑब्लिक कॉलिजन, यानी कि कॉलिजन इन टू डायमेंशन। ओके, अब ऑब्लिक कॉलिजन में क्या होता है कि जब भी दो बॉडी ऑब्लिकली कोलाइड करती है तो उसके कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में, मैंने आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट बताया था। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है? द सच लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल। तो उसके कॉमन नॉर्मल को मिलाने वाले जो लाइंस होती है, तो उस दोनों लाइंस के अलोंग क्या करता है कि एक इंपल्सिव फोर्स एक्ट होता है। इंपल्सिव फोर्स पता है आपको कि क्या होता है कि मोमेंटम को चेंज कर देता है। तो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में जब भी दो बॉडी ऑब्लिकली कोलाइड करेगी तो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा कि उसकी एक दूसरे पे इंपल्सिव फोर्स इंपार्ट होगा। तो जैसे इंपल्सिव फोर्स इंपार्ट होगा तो उसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी? बदल जाएगी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। ओके, दूसरी बात, जो कॉमन टेंजेंट वाला डायरेक्शन होता है, तो कॉमन टेंजेंट वाले डायरेक्शन में कोई भी इंपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं करता। तो अगर इंपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट की मोमेंटम चेंज नहीं होगी, ना ही मोमेंटम चेंज होगी उस डायरेक्शन में और ना ही वेलोसिटी चेंज होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल्स v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो वो फॉर्मूला हमें लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग अप्लाई करना है। वहां पे भी हमने लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही अप्लाई किया था, लेकिन वहां पे बात ये थी कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों एक ही लाइन के अलोंग था। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, बातें अलग होगी, लाइन ऑफ मोशन अलग होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग अलग होगा। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तभी इस्तेमाल करना चाहिए, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट, या यूं कह लो कि कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो मैंने ये आपका 3 इंडिविजुअल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए कि आपको क्या क्या ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, a pair of equal and opposite impulsive force act along the common normal direction. Hence, the momentum of individual particle do change in common normal direction. यानी कि कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर इंपल्सिव फोर्स के लगने की वजह से इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मोमेंटम बदल जाएगी। दूसरा, नो कंपोनेंट ऑफ इंपल्स एक्ट अलोंग द कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन। जब दो बॉडी टकराएंगे तो जो दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई भी इंपल्स अप्लाई नहीं होगा, तो मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एंड थर्ड वन, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी डिफाइंड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, यानी कि कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ कि कैसे हमें इसे यूज करना है। बाकी सारे फंडे वही हैं। तो देखो, क्वेश्चन में मान लो कि ये दिया है कि अर्थ पे एक बॉल जो है, मान लो अर्थ सरफेस है और एक बॉल m मास का बॉल ऐसे आके इस पे हिट कर गया। तो जब ऐसे हिट करेगा तो लाइन ऑफ मोशन ये कहलाएगा, लेकिन जब ये हिट करेगा तो दोनों का कॉमन नॉर्मल कौन सा होगा? दिस विल बी द कॉमन नॉर्मल। और दोनों का कॉमन टेंजेंट देखो, तो कॉमन टेंजेंट अगर अर्थ भी मान लो गोल है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी होती है तो उसका हम लोग फ्लैट सरफेस बनाते हैं, लेकिन वास्तव में अर्थ कैसी है? इस बॉल के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ी होगी ना, लाइक दिस। ये एक्चुअल सिचुएशन है। तो आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कॉमन टेंजेंट ये क्या होगा? ये कॉमन टेंजेंट होगा, सीटी कह लो कॉमन टेंजेंट, और ये क्या है? कॉमन नॉर्मल। जब बॉल आएगा तो मान लो कि वो सर्टेन एंगल बना के निकल गया। ओके, अब देखो कि इस बॉल को मैंने v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I था, और मान लो कि वो r एंगल बना के निकल गया। हमें फाइंड करनी है, फाइंड r is equal to what? If E is the coefficient of restitution. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, मतलब आपका कॉलिजन क्या परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। ओके,
अब देखते हैं, तो देखो अगर ये v वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ये एंगल I है, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं along द टेंजेंट along द नॉर्मल। तो ये आपका कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में है, तो क्या करते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन किधर है, हॉरिजॉन्टल। इस v को रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर ये एंगल I है तो ये एंगल I, तो इधर क्या हो जाएगा v cos I और इधर क्या हो जाएगा v sin I। तो ये इसी वेलोसिटी के साथ यहाँ पे टकराएगा, तो v sin I में कोई भी बदलाव नहीं होगा। होगा क्या, नहीं। अब मैंने जस्ट बताया कि जो कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आनी है। तो मान लेते हैं कि टकराने के बाद ये v नॉट वेलोसिटी के साथ निकल गया। ओके, ठीक है भाई। तो देखो, तो v नॉट का कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट क्या होगा, v नॉट साइन r। v नॉट का दो कंपोनेंट, v नॉट cos r, v नॉट sin r। तो v नॉट sin r किसके बराबर होगा, v sin i के बराबर, v sin i के बराबर, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट और जो इनिशियल कंपोनेंट था वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी कभी भी बदलेगी नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं। दिस विल बी द इक्वेशन 1। अब देखो, जो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में वेलोसिटी है v cos i, ये चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में बॉल पे नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और अर्थ को इंपल्सिव फोर्स नीचे की तरफ मिलेगा। तो दोनों का आप सिस्टम मान लो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। टोटल फोर्स मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हो, ओके, लेकिन सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, इंडिविजुअल पार्टिकल की मोमेंटम चेंज होगी। तो मैंने कल एक केस बताया था कि अगर आप किसी भी बॉल को अर्थ पे ड्रॉप करते हो और अर्थ तो बहुत हैवी मास है, रेस्ट में है, तो टकराने के बाद बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, E इंटू वी। अगर मैंने बताया था कि h हाइट से अगर आप छोड़ते हो तो टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी हो जाती है, √2gh। और जब वापस से हम लोगों ने फाइंड किया था कि बाउंस करके वो किस वेलोसिटी से जाएगा, तो कितना आया था, E√2gh। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि अगर v cos i वेलोसिटी से इस पे बाउंस किया इन द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, तो बाउंस करने के टकराने के बाद वो कितने से बाउंस करेगा, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी EV cos i, क्योंकि अर्थ तो रेस्ट में है। ओके, तो देखो यहाँ पे बॉल टकराने के बाद इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, EV cos i वेलोसिटी हो जाएगी। अब v नॉट का कंपोनेंट लो, तो v नॉट का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, तो v नॉट का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट है v नॉट cos r। दिस विल बी द इक्वेशन 2। तो देखो, अब इस दोनों इक्वेशन से हमें v नॉट तो नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, v नॉट निकाल सकते हैं। v नॉट निकाल सकते हैं, तो v नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर r प्लस v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर r इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर साइन स्क्वायर i e स्क्वायर v स्क्वायर कॉस स्क्वायर i। अब देखो v नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, v स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर i, यहाँ पे हो जाएगा e स्क्वायर कॉस स्क्वायर i। तो v नॉट विल बी v रूट ओवर साइन स्क्वायर i प्लस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर i। ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये बॉल जाएगा। फिर हमें क्या फाइंड करनी है, r। अब इस दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, तो जब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो v नॉट कट जाएगा, 10r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो 10r इज इक्वल टू हो जाएगा v sin i अपॉन EV cos i। v भी कट गया, तो 10r इक्वल्स हो गया 10i अपॉन e। तो r इक्वल्स 10 इनवर्स 10i अपॉन e। दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा कॉलिजन कैसा था, ऑब्लिक कॉलिजन था। ओके, आप इसे नोट कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कोई भी मान लो कि m मास का बॉल है, ओके, इसे थीटा एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल के साथ u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया और ये सामने में एक वॉल से टकरा के इस तरह से टकराया कि ये वापस से क्या किया, अपना पाथ को रिट्रेस कर लिया और फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वॉल और इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का जो सेपरेशन है वो d है, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d, E is the coefficient of restitution।
अब यहाँ पे जो कॉलिजन हो रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या दिया है, ई दिया है। ओके, तो देख लेते हैं भाई। तो अगर आप देखो कि इस राउंड ट्रिप में जब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से वापस आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। तो इस u का दो कंपोनेंट बनेगा, इधर u cos थीटा और इधर u sin थीटा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो u sin थीटा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में t2 टाइम लगा, तो ये दोनों टाइम मिला के क्या बन जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना देर ये हवा में रहा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कैपिटल T है। ओके, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो हम लोग इक्वेशन ये लगा सकते हैं s इक्वल्स u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो देखो इससे आपको क्या मिल जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन g इक्वल्स कैपिटल T, यानी कि टोटल इतना देर हवा में रहा। ओके, अब देखो क्या हम इस टाइम को ऐसे लिख सकते हैं कि जाने में लगा t1 टाइम, आने में लगा t2 टाइम, तो t इक्वल्स ऐसे लिख सकते हैं t1 प्लस t2 लिख सकते हैं। तो अगर t1 जाने में टाइम लगा तो जाने में देखो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है, तो आप t1 को क्या लिख सकते हो, t1 इक्वल्स d अपॉन u cos थीटा लिख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, लिख दोगे। ओके, अब देखो t2 कैसे निकालोगे, तो t2 जब ये गेंद यहां से इस वॉल पे टकराएगी, मान लो कि यहाँ पे टकराई, तो इसका कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा कॉमन नॉर्मल और ये डायरेक्शन क्या होगा, कॉमन टेंजेंट। तो अगर ये वॉल पे टकराई तो मान लो जिस भी वेलोसिटी के साथ टकराई, तो अब जो रिबाउंड होगा तो उसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्यूरिंग द मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये u cos थीटा से टकराएगा दीवार पे तो वापस किस स्पीड से आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो e इंटू u cos थीटा। ओके, कॉमन टेंजेंट का डायरेक्शन एज इट इज रहेगा, कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होनी चाहिए वही रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, टकराने से जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद। तो टकराने के जस्ट बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में, लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, eu cos थीटा हो जाएगी। ओके, तो अब eu cos थीटा से वो फिर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हॉरिजॉन्टल d, तो t2 इक्वल्स क्या लिख सकते हैं आप, d इक्वल्स eu cos थीटा लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, 2u sin थीटा अपॉन g इक्वल्स d बाई u cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, t1 प्लस t2 है तो 1 प्लस 1 बाई e हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस e अपॉन e। तो देखो तो d इक्वल्स कितना हो जाएगा, d इक्वल्स हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको गुना कर दो, ओके, इंटू e अपॉन 1 प्लस e, ओके, डिवाइडेड बाय g हो जाएगा। अब हमें d को मैक्सिमम करना है, तो d को मैक्सिमम करना है तो d की वैल्यू देखो किस पे डिपेंड कर रही है, u तो चेंज कर नहीं सकते, e की वैल्यू फिक्स है, g की वैल्यू फिक्स है, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, थीटा चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसे मैक्सिमाइज करना है तो sin 2 थीटा को क्या करना होगा, मैक्सिमम, तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम, sin फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो d मैक्स की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर e अपॉन 1 प्लस e इंटू जी। ओके, तो ये भी ऑब्लिक कॉलिजन था, बातें समझ में आई। ये वॉल है, बहुत ही हैवियर बॉडी है, तो सिमिलरली वॉल का कॉन्सेप्ट मैंने वहां भी बताया था, यहाँ भी वही चीजें लगेंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होगा। ओके, तो आप इसे नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो स्फीयर एक टेबल पे रखा हुआ है, किसी भी प्लेन में, आप इसको ऐसे प्लेन मान लो, टेबल पे दो स्फीयर रखा हुआ है, दोनों सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तीसरा स्फीयर सेम मास का u वेलोसिटी के साथ आया और इस दोनों स्फीयर से टकरा के रुक गया, ये क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। ओके, अब आपको बताना है कि E की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बातें समझ में आई। तो मान लो कि ये टकराया होगा ऐसे ड्यूरिंग कॉलिजन, ऐसा ही पिक्चर बना होगा और तीनों आइडेंटिकल है, तो देखो तो तीनों आइडेंटिकल है, तो ये रेडियस r, ये भी r, अब देखो ये कितना हो जाएगा 2r, यहां से यहां r, यहां से यहां r, और ये भी कितना हो जाएगा 2r।
तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके। तो ये ट्रायंगल इस हिसाब से बन रहा है, मैं साइड में बना देता हूं कि ये R, ये हो गया आपका 2R, और मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल्स P/H, तो थीटा इक्वल्स कितना बनेगा 30 डिग्री। और वैसे भी आपको दिख रहा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 30 बनेगा, ये 30 बनेगा, ओके, ये 30 डिग्री बन गया। अब ये रेस्ट में आ गया, मान लेते हैं, तो जब ये रेस्ट में आ गया तो इस दोनों बॉल पे इंपल्स लगाया होगा, वो भी सिमेट्रिकली सेम इंपल्स लगा होगा, तो इंपल्स क्या करता है, कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में लगता है, तो ये कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन हो जाएगा इसका, और ये कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन हो जाएगा इसका। तो इसने भी इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी मान लो गेन कर लिया, और इसने भी कितना गेन कर लिया, v वेलोसिटी गेन कर लिया, ओके। अब देखते हैं, तो जब ये v वेलोसिटी गेन कर लिया, तो अब अगर आप इंडिविजुअल डायग्राम बनाओगे, मान लो आप इसकी इंडिविजुअल डायग्राम बनाते हो कि ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी के साथ। अच्छा, दूसरी बात, लाइन ऑफ इंपैक्ट, मान लो इसका नाम a है, इसका नाम b है, इसका नाम c है, a और c का लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, यही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट में इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं v निकाल लेते हैं। तो v कैसे निकालें, तो मोमेंटम कंजर्व कर लो, मोमेंटम कंजर्व आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। तो v का देखो कंपोनेंट क्या क्या बनेगा, तो देख लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, यानी कि ये एंगल भी थीटा बना। तो इधर क्या हो गया, v cos थीटा हो गया, और इधर v sin थीटा, ओके। दूसरा वाला जो है सेकंड वन, ये ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो मान लो इसकी भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी एंगल बनेगी, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा बनेगा, तो v का इधर कंपोनेंट v cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में v sin थीटा। देखो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 2v cos थीटा, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम क्या हो गया आफ्टर कोलिजन, तो 2mv cos थीटा, ये फाइनल मोमेंटम हुआ, क्योंकि ये तो रेस्ट में आ गया। इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले कितना था, तो m into u, तो देखो mm कैंसिल हो गया, therefore v equals u upon 2 cos थीटा। तो u upon 2 cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 upon 2, 2 खत्म हो गया, v equals u upon √3, ये आ गया। अब देखो, जैसे v मिल गया, अब हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालेंगे, तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लेंगे, ओके। तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इक्वल्स हम लोग क्या जानते हैं, v2, तो कॉमन नॉर्मल v2n लिख रहा हूं मैं, यानी वेलोसिटी ऑफ सेकंड अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन माइनस v1n अपॉन u1n माइनस u2n, ये हमने पढ़ा था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो n का मतलब यहाँ पे नॉर्मल, हमें लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगाना है। तो अब देखते हैं, ये जो ब्लॉक था ये u रफ्तार के साथ जा रहा था, ओके। तो अब इसका कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो देखो ये u, तो u क्या कर रहा है भाई, ये इसका हो गया u का कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, ये क्या हो गया, कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। तो देखो u अपने कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा बना रहा है, ओके। आपको यहां से दिख रहा होगा ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये u है, तो u कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में थीटा बना रहा है। अभी मैं a और c को ले रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया, u cos थीटा, कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन में u sin थीटा। तो देखो टकराने से पहले जो वेलोसिटी है पहले की u1n हो गया कितना आपका, u cos थीटा, ओके। अब देखो v1n टकराने के बाद नॉर्मल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0, क्योंकि ये तो रेस्ट में आ जाता है। अब देखो v2n लेते हैं, तो v2n, तो v2n क्या था भाई, तो आपने अभी जस्ट देखा है कि इसका जो कंपोनेंट है यहाँ, ये इस डायरेक्शन में v के साथ जा रहा है, ओके। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में मैंने एज्यूम किया है v, तो v रहेगा।
V2n इज इक्वल टू V एंड U2n, यानी कि टकराने से पहले ये दोनों क्या था, रेस्ट में था, तो ए भी रेस्ट में था, तो U2n क्या हो जाएगा 0। अब अप्लाई करो, E इक्वल्स V2n यानी कि V माइनस V1n, V1n क्या 0 अपॉन U1 माइनस U2, तो U1n कितना है U cos थीटा माइनस 0। तो देखो तो क्या आ रहा है, E इक्वल्स V अपॉन U cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, तो E इक्वल्स हो गया V अपॉन U इंटू 2 अपॉन √3। अब देखो V अपॉन U की वैल्यू कितनी है, अगर आप U को यहाँ ले आओ तो 1/√3, तो E इक्वल्स 1/√3 इंटू 2 अपॉन √3, तो E इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब पूछा गया है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करें, तो देख लेते हैं। अब तो आसान हो गया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ mv², दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इनिशियल हाफ mu², ओके, हाफ mv², v के बदले आप क्या लिख सकते हो u अपॉन √3, तो u² अपॉन 3, सिमिलरली mu² अपॉन 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम माइनस mu² अपॉन 2, तो ये कितना हो गया आपका 2mu² अपॉन 6 माइनस mu² अपॉन 2। अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम 6 आता है, 2mu² यहाँ पे हो जाएगा 3mu², तो दैट इज माइनस mu² अपॉन 6। तो ये माइनस साइन क्या दिखाता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमने डायरेक्ट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया कि कितना आया, कितना माइनस mu² अपॉन 6। नोट कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लो कि एक वेज है जिसकी मास है कैपिटल एम, एक बॉल है स्मॉल एम, u वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली आ रहा है, इस वेज से टकराने के बाद वो वर्टिकल हो जा रहा है, ओके, और ये वेज स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इसके एंगल थीटा है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन, बॉल टकराने के बाद किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, अब देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो टकराने से पहले मान लो कि बॉल ऐसे टकराया होगा, बॉल ऐसे टकराया होगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा बॉल की, ये होगी ना, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि मोमेंटम तो किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई होगी v0, और हमें पता है कि टकराने के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल हो जा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं बच रही है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करते हैं, कंजर्व मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल। तो देखो तो टकराने से पहले m इंटू यू, ओके, टकराने के बाद m इंटू वी, और तो कुछ नहीं, इसकी टकराने के बाद इस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं बच रही है, और इसका mv, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी टकराने से पहले इसकी मोमेंटम प्लस इसकी मोमेंटम, तो टकराने से पहले ये रेस्ट में था, इसका mu, तो 0 प्लस mu, टकराने के बाद इसका v0 हो गया mv0, और इसका क्या हो गया, ये वर्टिकल हो जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब v0 इक्वल्स क्या हो जाएगा, mu अपॉन कैपिटल, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ वेज। ओके, अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बॉल को दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में और एक कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो कॉमन टेंजेंट क्या होगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा, ओके, तो ये हो गया नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो u का एक कंपोनेंट, अब जैसे देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये जितना होगा वो इतना होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है
तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो u का इधर कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में इतना हो गया। और कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग, तो कॉमन टेंजेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा, इधर कितना हो जाएगा u cos थीटा। अब देखो, यानी कि ये जो बॉल है, अगर आप डायग्राम बनाओ बॉल का इंडिविजुअली, तो बॉल टकराने से जस्ट पहले किससे टकराया था, तो u साइन थीटा से टकराया इस डायरेक्शन में, u साइन थीटा से इस डायरेक्शन में टकराया, और इस डायरेक्शन में कितना टकराया, u cos थीटा से, ऐसे इंपोज हुआ था। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है ये किस वेलोसिटी से चला जाएगा, तो मान लेते हैं कि इसने रिफ्लेक्शन के बाद मतलब टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है v। ओके, तो आपको पता है कि कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं होती है। तो इस v को भी हम लोग अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजॉल्व कर ले। तो देखो अलोंग द प्लेन ऐसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ये अलोंग द प्लेन। तो देखो अगर मान लो कि ये, अब यहाँ पे आपको एंगल फाइंड करनी है, तो ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था, तो अगेन ये थीटा होगा, और अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो v का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा v sin थीटा। तो अलोंग द टेंजेंट v sin थीटा ये किसके इक्वल होगा, u cos थीटा के। तो देखो v sin थीटा इक्वल्स u cos थीटा, तो देयरफॉर v इक्वल्स u cot थीटा। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाएंगे, तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लगा दो, b2n माइनस b1n अपॉन u1n माइनस u2n। तो b2n इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, तो b2n क्या है, नॉर्मल कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट, रिजॉल्व कर लेते हैं। अब देखो अगर ये v0 है तो यहाँ पे मैं v0 लिख सकता हूँ, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो अगर यहाँ पे थीटा बना रहा है v0 तो यहाँ भी थीटा बनाएगा। यहाँ पे मैं रिजॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, तो v0 का इधर कंपोनेंट v0 cos थीटा और इधर कंपोनेंट v0 sin थीटा हो जाएगा। तो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन v2n कितना हो गया, v0 cos थीटा, v1n कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, तो v cos थीटा। तो इस डायरेक्शन को क्या करो, पॉजिटिव मानो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव मान लो, उसको पॉजिटिव मान लो, v cos थीटा। तो देखो तो v cos थीटा कितना होगा, तो v के बदले u cot थीटा, तो u sin अपॉन cos, ओके, इनटू cos थीटा। तो देखो क्या बचा, u sin थीटा। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाती है, v cos थीटा, तो v cos थीटा को मैंने v की जगह पे क्या पुट किया, u cot थीटा, cot थीटा सॉरी cot थीटा, साइन में cos नहीं होता है, cos अपॉन साइन, u v के बदले u cot थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, u cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो v1n मिल गया। अब देखो u1n नॉर्मल के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, तो u sin थीटा, u sin थीटा वो भी नेगेटिव, u2n तो ये तो रेस्ट में था टकराने से जस्ट पहले, तो 0। अब आप इसे पुट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो देखो पुट करेंगे कितना आएगा, तो देखो v2n माइनस v0, तो v0 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, अच्छा वो पुट कर देंगे, माइनस v0 cos थीटा, v1 की वैल्यू
u cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, u1 की वैल्यू माइनस u साइन थीटा और u2 की वैल्यू 0, तो माइनस माइनस कट जाएगा। v0 cos थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा u साइन थीटा। v0 की वैल्यू कितनी आई थी, तो v0 की वैल्यू आई थी mu अपॉन कैपिटल M, तो mu अपॉन कैपिटल M रख दो, तो mu cos थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस u cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन u साइन थीटा। तो देखो तो u कट जाएगा, तो बचेगा m cos थीटा इंटू साइन थीटा, कर लो एलसीएम लेके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल M cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच जाएगा कैपिटल M साइन थीटा इंटू फिर से साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप डिवाइड करते हो तो स्मॉल m बाई कैपिटल M, एक साइन बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ E, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सॉल्व हो गया? ओके, आइए इसके बाद पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मास। ओके, तो वेरिएबल मास से जैसे मैंने एनएलएम में पढ़ाया था कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता था। तो जब आप मोमेंटम को चेंज करते थे, डिफरेंशिएट करते थे dmv अपॉन dt, तो वहां पे एक बार मैंने कहा था कि अगर मास वेरिएबल होगा तो फोर्स की अलग फॉर्मूला होगी, और अगर मास कांस्टेंट मानते थे तो हम लोग F बराबर क्या आता था m इंटू ए। तो यहाँ पे क्या है मास वेरी कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा F का जो फॉर्मूला होता है वो होगा m dv अपॉन dt प्लस v अपॉन dm बाई dt, ये फॉर्मूला होगा। ओके, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो मान लेते हैं एक सिस्टम है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल लग रहा है, और ये किसी भी इंस्टेंट पे v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ओके, उसी इंस्टेंट पे एक छोटा सा टुकड़ा है dm, बहुत ही छोटा मास है जो u वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहा है इसके डायरेक्शन में। ठीक, दोनों कोलाइड कर जाता है, ये मास जाके इससे चिपक जाता है। ओके, जब इससे चिपक जाएगा तो इसकी टोटल मास क्या हो जाएगी m प्लस dm, यानी इसकी मास बढ़ गई dt टाइम बाद, यानी कि ये किसी भी इंस्टेंट t पे है, एट इंस्टेंट t। तो t के बाद आफ्टर dt, यानी कि ये जो इंस्टेंट है ये कहां पे है t प्लस dt पे। तो t प्लस dt पे क्या हो गया, इसकी मास बढ़ गई तो इसकी वेलोसिटी में मान लेते थोड़ी सी चेंजिंग आई dv। ओके, अब आप देखो कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो इनिशियल मोमेंटम देखो तो कितना है m इंटू वी प्लस u इंटू dm। ओके, फाइनल मोमेंटम m प्लस dm इंटू v प्लस dv। तो देखो mv प्लस u dm, इधर मल्टीप्लाई करो mv m dv, यहाँ पे हो जाएगा v dm और ये हो जाएगा dm इंटू dv। अब देखो आप mv कट जाएगा, तो ये हो गया u dm, यहाँ पे हो गया m dv और v dm। अब देखो ये दोनों टर्म क्या है बहुत छोटे हैं, एक तो dm छोटे एक dv छोटे, दोनों अगर बहुत स्मॉलर टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करो तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया फाइनल u dm इक्वल्स m dv प्लस v dm हो गया। ओके, अब हमने क्या किया, इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के ये जो इक्वेशन बनी इसे डिफरेंशिएट किया, तो u इंटू डी एम बाई डी टी एम डी वी बाई डी टी वी डी एम अपॉन डी टी। अब देखो कि इस वी डी एम अपॉन डी टी को इधर ले आया तो क्या बचेगा, डी एम अपॉन डी टी आ जाएगा आपका बाहर, कॉमन आ जाएगा, u माइनस बी इज इक्वल टू क्या बचेगा m इंटू डी वी अपॉन डी टी को हम लोग m ही लिख सकते हैं, वहां पे a क्या होगा नेट एक्सलरेशन, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है कंबाइंड होने के बाद इसकी वेलोसिटी अब किस रेट से बदल रही है। ओके, तो मतलब ये नेट फोर्स दे रहा है, तो ठीक है। अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया कि इस ऑब्जेक्ट की टोटल एक्सलरेशन किस हिसाब से बदल रहा है, किसके जुड़ने के बाद डीएम के जुड़ने के बाद, और ये जो ऑब्जेक्ट है पहले से एक एक्सटर्नल फोर्स से अटैच है, एक्सटर्नल फोर्स इस पे कंटिन्यू क्या कर रहा है वर्क कर रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स।
तो ये जो आपका फोर्स आया है ये तो नेट फोर्स है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स प्लस दिस, ये दोनों मिलकर क्या दे देगा, नेट फोर्स दे देगा। तो एक्सटर्नल फोर्स, अब इसको हम लोग u माइनस v को क्या लिख सकते हैं, v रिलेटिव, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट्री मास dm विद रिस्पेक्ट टू, छोटा सा मास की जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में, वो रिलेटिव कहलाता है, v रिलेटिव। तो फार्मूला क्या हो गया, f एक्सटर्नल v रिलेटिव dm अपॉन dt इज इक्वल टू m dv अपॉन dt। ओके, अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आप इसे नोट करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वेरिएबल मास सिस्टम पे। क्वेश्चन क्या है आप समझ लो, एक फ्लैट कार है जिसकी इनिशियल मास जो है उस पे m नॉट है और उसे कांस्टेंट फोर्स F के द्वारा खींचा जा रहा है। एक हुपर है, हुपर समझते होंगे कि यहां से क्या हो रहा है कि एक मास जो है मतलब सर्टेन मास पर सेकंड के हिसाब से इस पे लोड हो रहा है। ओके, तो लोड हो रहा है, तो लोड होने की वजह से और उसकी लोडिंग जो रेट है वो है म्यू केजी पर सेकंड, एक सेकंड में म्यू केजी मास इस पे लोड हो रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आपने जस्ट इससे पहले प्रीवियस सेक्शन में क्या देखा कि मास के ऐड होने से एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। ओके, तो इस मास के ऐड होने से इस पे कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं क्या है कि फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द लोडिंग। लोडिंग के दौरान t के फंक्शन में वेलोसिटी चाहिए इस कार की और एक्सेलरेशन चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है, इस लोडिंग की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लेते हैं और उस फोर्स को इसमें से जोड़ देंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। और नेट फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। तो लोडिंग की वजह से जो फोर्स लगता है तो वो कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, हम लोग ने प्रीवियस सेक्शन में सीखा है। तो मान लेते हैं कि इस कार पे किसी भी इंस्टेंट पे t टाइम पे v वेलोसिटी के साथ ये कार जा रही है और उसके पास मास कितना है, m है। ओके, अब dt टाइम बाद थोड़ा सा मास ऐड हो गया, dm हो गया, तो इसकी मास हो गई m प्लस dm और इस पे कांस्टेंट फोर्स f लग ही रहा है। अब देखो कि जैसे dt टाइम में ये dm मास लोड होगा, तो dm मास अगर लोड हुआ तो लोडिंग की वजह से कितना फोर्स आता है, लोडिंग की वजह से हमने क्या फोर्स पढ़ा था, v रिलेटिव इनटू dm अपॉन dt। उसमें बाद में हम लोग नेट फोर्स के लिए एक्सटर्नल ऐड किए थे, तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉलर मास विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास। ओके, तो देखो तो इस पे लोड होने से जस्ट पहले जब वो उस पे गिर रहा होगा तो उससे जस्ट पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या, इस लोडिंग मास की कोई वेलोसिटी नहीं है, डीएम की कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए हमने यू को क्या मान लिया, जीरो। वेलोसिटी ऑफ डीएम इज जीरो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिफोर द लोडिंग। तो देखो, तो फोर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ डीएम कितना आएगा, तो ड्यू टू लोडिंग के कारण जो फोर्स होगा उसको हम एफएल कह देंगे, तो बचेगा यहाँ पे जीरो रखोगे तो माइनस बी डीएम अपॉन डीटी बचेगा। तो ये जो लोडिंग के कारण जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है एफ लोडिंग, और एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, आगे की तरफ। तो अब नेट फोर्स क्या लिखोगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू लोडिंग माइनस डीएम अपॉन डीटी, दोनों को जोड़ दोगे। तो जोड़ दिया, जोड़ इसलिए दिया क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो जोड़ दिया। तो अब देखो कि एफ भी डीएम अपॉन डीटी इज इक्वल टू नेट फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इनटू उस इंस्टेंट पे जो टोटल मास है इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt। अब देखो क्या कि dm अपॉन dt क्या कहलाएगा, म्यू, तो f माइनस म्यू v। अब यहाँ पे इस m को क्या लिख सकते हैं, तो पहले कितना था m नॉट, t टाइम के बाद ऐसा सिचुएशन आया है m, तो t टाइम में कितना मास ऐड हो जाएगा, म्यू इंटू टी, क्योंकि पर सेकंड इस रेट से आ रहा है, तो m को लिख सकते हैं m नॉट प्लस म्यू टी dv अपॉन dt बराबर f माइनस म्यू v। अब आपको क्या करना है, b को v के साथ अटैच कर लेना है, t को t के साथ अटैच करके इंटीग्रेट कर लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा, dv अपॉन एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू dt अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी इंटीग्रेशन। अब जब t इक्वल जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी, तो मान लो जीरो था। अब जब t इक्वल्स टी हो गया तो वेलोसिटी मान लो v हो गया। अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे, तो देखो कितना आएगा, तो अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो ओके, तो जैसे इसे इंटीग्रेट करेंगे
तो 0 टू v, इधर 0 से t। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln f माइनस म्यू v, और बाहर में क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई म्यू, लिमिट 0 टू v, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई म्यू ln m नॉट प्लस म्यू टी आ जाएगा। ओके, लिमिट 0 से लेके t। तो देखो ये म्यू म्यू कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस ln f माइनस म्यू v, अब माइनस क्या आ जाएगा, 0 रखोगे तो ln f आ जाएगा, यहाँ पे ln m नॉट प्लस म्यू टी, और t इक्वल 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा ln m नॉट आ जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे आ गया ln a माइनस ln b, तो ln a अपॉन b, f माइनस म्यू v अपॉन f इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट। अब ये माइनस से ये ln का साइन बदल, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, f माइनस म्यू v इज इक्वल टू ln m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे तो f माइनस म्यू v इक्वल्स क्या हो जाएगा m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट। तो देखो इससे आप v फाइंड कर लोगे, तो v फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो m नॉट f इक्वल्स क्या हो जाएगा f माइनस म्यू v अपॉन m नॉट म्यू टी। इसको नीचे भेज दो और इसको यहां गुना कर दो, तो म्यू v इधर, म्यू v इक्वल्स क्या आ जाएगा, म्यू v किधर भेज दे, f माइनस m नॉट f अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी। तो म्यू v हो जाएगा, अब f कॉमन ले लें, m नॉट प्लस म्यू टी माइनस m नॉट अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी। तो देखो म्यू इंटू v इक्वल्स क्या हो गया, m नॉट कट जाएगा, f म्यू टी अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी। तो म्यू में कट गया, v इक्वल्स एफ टी अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी। दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, ये हो गया। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट कर लो क्या मिल जाएगा, टी टाइम पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो रॉकेट साइंस जो है, जो रॉकेट जो लॉन्च होता है वो भी वेरिएबल मास के प्रिंसिपल पे ही होता है। आइए उसको भी देख लेते हैं, आप इसे नोट करें। ओके, नेक्स्ट रॉकेट प्रोपल्शन देखते हैं। तो रॉकेट में क्या होता है कि रॉकेट के जितने भी फ्यूल्स होते हैं, जो भी बॉन्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं और फिर रॉकेट को वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं ऊपर की तरफ। तो क्या होता है, वहां पे रॉकेट का फोर्स भी वेरिएबल होता है, इसलिए वो टाइम के साथ साथ बहुत ज्यादा वेलोसिटी अचीव कर लेता है। जितना उसे अचीव करना होता है, अचीव करने के बाद सारे फ्यूल बर्न हो जाते हैं और सैटेलाइट को वो स्पेस में लॉन्च कर देता है। अब जैसे देखो, मान लो कि t इक्वल 0 पे रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और मास m नॉट है। ओके, कुछ देर बाद जिसे इसमें आग लगी तो क्या होगा, इससे बर्न पार्टिकल नीचे आएंगे, तो मान लो कि उसकी वेलोसिटी क्या है u, ये बर्न स्मोक है वो नीचे की तरफ आ रहा है, रॉकेट की वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा। अब देखो ये मैंने Ft लिखा, ये थ्रस्ट फोर्स है, तो थ्रस्ट फोर्स कहां से आएगा, रॉकेट को फोर्स कहां से मिलता है, तो मास के रिमूव होने से फोर्स मिलता है। वो अर्थ को नीचे की तरफ पंप करता है और अर्थ उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। तो मास फोर्स ड्यू टू अनलोडिंग, यही क्या कहलाता है, थ्रस्ट। तो फोर्स ड्यू टू अनलोडिंग मैंने क्या पढ़ाया था लोडिंग और अनलोडिंग से, कि F इक्वल्स v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt। तो देखो v रिलेटिव, चूंकि मास घट रहा है, रॉकेट से मास बाहर निकल रहा है, तो माइनस dm अपॉन dt। तो क्या हो जाएगा, माइनस v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt। v रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ओके, अब देखो कि नेट फोर्स लिखना है, तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मान लो कि थ्रस्ट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, वेट डाउनवर्ड नेगेटिव, थ्रस्ट को मैंने पॉजिटिव लिया है तो थ्रस्ट ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो माइनस डब्ल्यू माइनस वी रिलेटिव डीएम अपॉन डी टी। एफ नेट को लिख सकते हैं एम इंटू ए, एम कट जाएगा, यहाँ पे एम डिवाइड हो जाएगा, ये एम कट जाएगा, तो ए इक्वल्स क्या बचेगा, माइनस जी माइनस वी रिलेटिव अपॉन एम इंटू डीएम अपॉन डी टी। अब देखो ए को लिख सकते हैं डीवी अपॉन डी टी,
dt जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जी dt बचेगा, ये dt कट जाएगा, यहाँ पे dm अपॉन m बचेगा। अब आप इंटीग्रेट कर लो 0 से t तक। जब टाइम बराबर 0 है तो उस समय वेलोसिटी कितनी है v नॉट, और t टाइम पे वेलोसिटी मान लो कि v हो गई। ओके, अब देखो कि यहाँ पे हो गया v माइनस वी नॉट, टी डी टी का इंटीग्रेशन जी टी, यहाँ पे v रिलेटिव, यहाँ पे ln m, m नॉट से लेके m तक। तो v माइनस वी नॉट इक्वल टू आप क्या लिखोगे माइनस डी टी, यहाँ पे v रिलेटिव ln m अपॉन m नॉट हो जाएगा ln a माइनस b। तो अब ये v नॉट को इधर लेके चले जाओ, v नॉट माइनस डी टी, v रिलेटिव ln m अपॉन m नॉट, ये होगी किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी। ओके, अब आप देखो कि इसकी वेलोसिटी क्या टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। अगर मान लो कि रेस्ट में है, रॉकेट इनिशियली रेस्ट में रहता है, तो वी नॉट को आप क्या कर सकते हो, जीरो पुट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स माइनस डी टी माइनस वी रिलेटिव m अपॉन m नॉट। m क्या है, किसी भी t टाइम के बाद उसमें जितना मास बचा है। ओके, तो m को आप अगर आपको इसका रेट गिवन हो कि ये म्यू kg पर सेकंड से निकल रहा है, तो t टाइम के बाद कितना मास बच जाएगा, तो m नॉट माइनस म्यू t, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो m इज द मास लेफ्ट एट द टाइम t। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो जब क्वेश्चन में आपको सिर्फ थ्रस्ट निकालना होता है आप इसे यूज करें, वेलोसिटी निकालना होता है आप इसे यूज करें। ओके, थैंक यू।